अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 3 अहम मौज़ूआत हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला मौज़ू कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी हैरान रह गए। इसके साथ साथ BNP की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद था उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। उससे हुकूमत को कितना ख़तरा है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ लद्दाख में चीन ने जो भारत के साथ किया है, 20 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक भारत ने खुद की थी, मगर अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनमें इजाफा हो गया हलाकतों में, वो कितना इजाफा है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज इसा केस की समाअत जो है वो इंतहाई अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था, जो वफाक के वकील हैं फ़रूक नसीम साहब, उनको कि वो जुमरात तक अपने दलाइल मुकम्मल करें और उसके बाद ताकि केस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और हतमी मरहले की जानिब और बढ़ा जाए। तो मैं बताऊं कि आज आपको पता होगा कि गुज़श्ता समाअत पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से ये रिमार्क्स आते रहे हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलियाँ हैं वो FBR को अपना बयान दे देती हैं। FBR उनसे पूछ ले, मामला उन तक चला जाए तो फिर उसके बाद मज़ीद आगे बात को बढ़ा लेंगे, बजाय इसके कि फिर ये फैसला आगे बढ़े और कौंसल को दोबारा भिजवाया जाए। रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं, अगर ये FBR पूछ ले तो बात ख़त्म हो जाएगी। आज वो जिक्र दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो अचानक से जस्टिस काजी फाइज की जानिब से ये कहा गया कि उनकी अहलिया FBR को कुछ भी नहीं बताएगी, जिस पर जज सारे हैरान रह गए कि हम तो ये बात कर रहे थे कि FBR को मामला भेजें, बजाय इसके कि जुडिशल कौंसिल को ये वापस जाए, मगर जस्टिस काजी फाइज की जानिब से ऐसा क्यों कहा गया है, वो हैरान रह गए। इससे कबल जो फ़रूक नसीम ने दलाइल दी हैं उसके हवाले से जो अहम नुकात हैं, जो अहम पॉइंट उन्होंने उठाए, वो भी आपको बताता चलूँ। उसमें ख़ास तौर पे जिक्र आया शो काज नोटिस का कि जो जुडिशल कौंसिल कार्रवाई शुरू करती है उस पर फ़रूक नसीम ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शो काज नोटिस के बाद कार्रवाई कौंसिल का इख्तियार है। कौंसिल की कार्रवाई 3 झरनों से शुरू होकर 1 झरने तक पहुँचती है और वो आखिरी झरना शो काज नोटिस है। जुडिशल कौंसिल के सामने एक मवाद आ गया है। शो काज नोटिस के बाद ये बातें पीछे रह गई कि मवाद कैसे इकट्ठा हुआ। इसके साथ साथ फ़रूक नसीम ने यह भी कहा कि सदर ममलिकत जुडिशल कौंसिल को सिर्फ मालूमात फराहम करता है। सदाती रेफरेंस भी कौंसिल की राय के लिए मालूमात पर मबनी होता है। कौंसिल अपनी बसीरत के मुताबिक जायज़ा लेकर कार्रवाई करती है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी कहा कि एक दरख्वास्त जो है वो जस्टिस काजी फाइज की जानिब से आई है कि उनकी अहलिया का वीडियो लिंक के ज़रिए जो वीडियो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाए। तो अदालत ने कहा है कि इसका फ़ैसला हम कल करेंगे कि उनको इजाज़त देनी है या नहीं देनी। और ये भी साथ साथ कहा है कि अगर अदालत इसकी दरख्वास्त मंजूर करती है तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को फ़रूक नसीम के दलाइल के बाद ही सुना जाएगा। फ़रूक नसीम की जानिब से ये भी कहा गया कि कौंसिल हक़ाइक़ की बदनीति पर ऑब्जर्वेशन दे सकती है। इसके साथ साथ जो अहम बात थी वो ये भी थी कि जो जस्टिस काजी फाइज के वकील हैं मुनीर मलिक, उन्होंने भी बीच में अपना बयान दिया। उन्होंने भी कुछ दलाइल दिए जो कि दरख्वास्त थी जस्टिस काजी फाइज के हवाले से। तो उन्होंने भी ये कहा कि जिस किस्म की मुहिम मेरे मौक्कल के खिलाफ हुई है उसके बाद वो मेरिट पर फैसला चाहते हैं और वो ये नहीं चाहता कि FBR उस केस को सुने या FBR उनकी अहलियत से पूछताछ करे। तो जिसमें ये भी कहा गया कि फ़रूक नसीम की जानिब से कि दरख्वास्त गुजार ने अब ये मौका गंवा दिया है। शो का नोटिस से पहले कार्रवाई को चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि जब जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस काजी फाइज को शो का नोटिस जारी किया तो उससे पहले अगर वो इसको चैलेंज करते तो फिर मामला कुछ और होता। ताहम जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से कहा गया कि आइन सदारती रेफरेंस और अमूमी रेफरेंस में इम्तियाज़ करता है, ये उन्होंने कहा। जिसके बाद जो वकील हैं मुनीर मलिक,
जस्टिस कादी फैज़ ईसा के, उन्होंने कहा कि मैंने ये मुकदमा इसलिए नहीं लिया था कि ये जस्टिस कादी फैज़ ईसा का मुकदमा है, मैंने अदलिया की आज़ादी के लिए ये मुकदमा लिया। मेरे मुवक्किल ने हिदायत दी है कि अदालत मेरिट पर मुकदमे का फैसला करे कि जस्टिस कादी फैज़ ईसा की अहलिया तहरीरी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि हम तो ये चाहते थे कि जस्टिस कादी फैज़ ईसा की अहलिया तहरीरी जवाब के साथ दस्तावेज़ात भी जमा कराए। जस्टिस कादी फैज़ ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर बयान देने का मौका देना या ना देना, इसका फैसला कल करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी कहा कि मुनीर मलिक अपने मुवक्किल से ये पूछकर बताएं कि उनकी बेगम साहिबा का वीडियो का जो बयान है वो कितने दुरानिया का होगा। ताहम जो केस की समाअत है वो कल तक मुलतवी हुई है। इसके साथ साथ जो एक अहम पॉइंट है वो मैं आपको बताना चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की जानिब से एक नया जो जवाब है वो जमा कराया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमती लोग हैं, जिसमें शहजाद अकबर हैं जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह भी हैं, उनके खिलाफ भी कि उनकी भी लंदन में जायदादें हैं। परवेज़ मुशर्रफ का भी जिक्र किया, जहांगीर तरीन का भी जिक्र किया, उस्मान डार का भी और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि इनकी भी लंदन में जायदादें हैं। यानी और उन्होंने उस दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि जहाँ से इन्होंने मेरी जायदादों की तफसीलात हासिल किए हैं वहीं से मैंने इनकी ये तफसीलात हासिल की हैं। तो नाज़रीन, एक अहम नुक्ता जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कहते रहे हैं कि जासूसी की गई है जज की, और जज की जासूसी कैसे की गई है, यहाँ तक भी रिमार्क्स है कि आपको याद रखना होगा कि जासूसी पर हुकूमत भी ख़त्म की गई थी। तो फिर नाज़रीन, जस्टिस कादी फैज़ ईसा के बयान के बाद ये बात तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगी कि जज की जासूसी की गई है। जो जायदादों की तफसीलात हैं वो अगर ये ले सकते हैं तो फिर कोई भी ले सकता है। तो ये जासूसी वाला जो इल्ज़ाम था ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि बज़ाहिर इसमें अब कोई इबहम नहीं रहा, जब उन्होंने खुद ही ये कह दिया है कि किस वे से उन्होंने मेरी जायदादों की तफसीलात हासिल की और किस वे से मैंने उनकी जायदादों की तफसीलात हासिल की हैं। नाज़रीन, ये बड़ा एक इंतहाई अहम पॉइंट। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं दूसरी खबर पे। BNP मैंगल की जानिब से आज ऐलान किया गया कि वो हुकूमत के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। उन्होंने जो 5-7 बातें थी वो भी सुनाई कि बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से कि हमारी बात नहीं सुनी गई है, बाहर से पैसे आते रहे हैं वो हमें नहीं मिले हैं, हमारे जो मुतालबात हैं वो नहीं माने गए हैं, जिस पर उन्होंने ऐलान किया कि वो इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। तो इसके बाद मुख्तलिफ जो तजिया निगार हैं वो भी ये कहने लगे कि जनाब अब हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन गया है। ये आपको याद रखना होगा कि BNP के 4 जो वोट हैं, और जब वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त वज़ीर आज़म को जो कुल वोट पड़े थे वो 182 थे। और अब जो क्या सूरत हाल है पार्टी पोजीशन की कि 4 वोट अगर वो निकल गए हैं तो अब कितने वोट बाकी रहते हैं, क्योंकि पोजीशन ये भी खुश हो रही है कि शायद बाकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो वो मैं पार्टी पोजीशन बता दूं, इस वक्त भी PTI की 156, MQM के 7, BAP 5, PMLQ 5, GDA 3, AML यानी अवामी मुस्लिम लीग है उनके 1 है, JWP उनके भी 1 है। ये जो 78 बनते हैं अभी भी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं, और 172 वोट की जो सादा अक्सरियत वो चाहिए होती है वज़ीर आज़म को, वो इस वक्त तक मौजूद है। हाँ, अगर आगे चल के कुछ और इत्तेहादी जमातें लहदी का ऐलान करती हैं तो वो यकीनन हुकूमत के लिए परेशान कौन भी होगा, ख़तरा भी हो सकता है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे ये मामला तो हल कर लिए जाएं। इसके साथ साथ नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ झड़प हुई और चीन ने भरपूर जवाबी हमला किया। 2 बार भारत ने सरहदी खिलाफ वर्जी की, जिस पर उसको नताइज भुगतना पड़े, और जो क्लैश हुआ उसके नतीजे में जो कमांडेंट ऑफिसर हैं उनके कर्नल संतोष बाबू उस समेत 20 फौजी जवान मारे गए। और इस बात की जो कंफर्मेशन है वो भारतीय फौज की जानिब से की गई। ताहम अब जो खबरें आ रही हैं, आज सुबह की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं आपको बताते चलूँ कि इस सारे वाक़े में 100 से ज़ायद जो फौजी हैं वो ज़ख्मी भी हुए थे, और उन ज़ख्मियों से मज़ीद हलाकत हुई है। और अब जो तादाद है वो बताई जा रही है 47 के 47 भारतीय फौजी
اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی یہ شور مچایا گیا کہ جی 43 چائنیز کی بھی اس واقعے میں ہلاکت ہوئی ہے۔ ابھی تک نہ تو بھارت کے سرکاری طور پہ سطح پہ اس بات کی تصدیق کی ہے، نہ ہی چائنا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے بھی فوجی اس میں مارے گئے ہیں۔ تاہم صورتحال جو ہے انتہائی کروشل چل رہی ہے، خطرناک چل رہی ہے۔ دونوں ملکوں کی جو ایئر فورس ہیں وہ بھی الرٹ ہیں، اور چین کی جانب سے مزید جو بھاری نفری ہے وہ گولن ویلی میں تعینات کر دی گئی ہے، اور اب بھارت منت ترلے کر رہا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے بچا جائے، مگر بھارت کو اندرونی طور پہ بھی بہت دباؤ ہے کہ وہ کس طریقے سے ایسے کر سکتا ہے، اور اپنے جوان انہوں نے مروا دیے ہیں۔ ناظرین، میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔